नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर के हिंदी के पेपर नंबर 5 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो एमए थर्ड सेमेस्टर हिंदी के पेपर नंबर 5 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं जो हमारी क्लास होने वाली है, ये महासंग्राम क्लास होने वाली है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम पिछले 3 वर्षों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हीं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए थे और उनका जवाब हमें किस प्रकार से देना था। बात करते हैं जितनी भी बच्चों ने 2024 में अपना एडमिशन लिया है एमए में हिंदी के लिए, उनका पेपर 2025 में होगा। किस चीज़ का भैया? थर्ड सेमेस्टर का। तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 2025 वालों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद भी जो परीक्षाएं होंगी 2026 2027 में, सभी के लिए यह वीडियो क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। बात करते हैं जो हमारा हिंदी नंबर 5 है, हिंदी का पेपर नंबर 5 है, इसका नाम बताया गया है अस्मिता विमर्श एवं स्त्री लेखन का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से भैया एमए कर रहे हो, वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लीजिए कि क्या आपके पेपर नंबर 5 का नाम अस्मिता विमर्श एवं स्त्री लेखन का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है या नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि पेपर में भैया 2 पेपर होते हैं। हमेशा पेपर 5 में 2 पेपर होते हैं, पेपर 4 में भी आपके 2 पेपर होते हैं। इनको पेपर 4 को और पेपर 5 को हम इलेक्टिव पेपर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 4 प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं और 4 में से 2 को चुनना होता है। एक आप पेपर 4 के लिए चुनते हैं और एक आप पेपर 5 के लिए चुनते हैं। तो इसलिए आपका सिलेबस मैच कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है कि आपने अस्मिता विमर्श एवं स्त्री लेखन का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य वाला पेपर ना चुना हो। अगर आपने ये पेपर नहीं चुन रखा है और आप सोच रहे हैं कि सर ने पेपर नंबर 5 की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रखी है, अभी एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के क्वेश्चन पेपर को चीड़ फाड़ डालेंगे, तो भैया मेरे एक चीज ध्यान रखना कि आपके प्रश्न पत्र में ऐसे एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं देखने को मिलेंगे? क्योंकि वहां पर अगर आपके पेपर नंबर 5 का नाम अस्मिता विमर्श एवं स्त्री लेखन का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य नहीं हुआ, तो वहां पर आपको यहाँ के क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलेंगे? तो इसलिए सिलेबस जरूर मैच करा लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं बिना किसी देरी की प्रश्न की ओर, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और साथ में ही हमें उनका किस प्रकार से जवाब देना था। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि सिक्का बदल गया शीर्षक जो है, मतलब सिक्का बदल गया एक टाइटल है जिसे हम शीर्षक कहते हैं, कहानी की सार्थकता को सिद्ध करता है, सिद्ध कीजिए। मतलब बोले एक कहानी लिखी गई थी जिसका नाम था सिक्का बदल गया। ठीक है, उसका जो ये टाइटल रखा गया सिक्का बदल गया, क्या ये सिक्का बदल गया जो टाइटल है ये कहानी के अकॉर्डिंग ही है? ऐसा तो नहीं कि कहानी में कुछ और ही बता रहे हैं और नाम रख दिए हैं भैया सिक्का बदल गया। ठीक है, इसी को आपको यहां पर सिद्ध करना है। तो आप लिखेंगे रचना कोई भी हो, शीर्षक ही उसका मुख्य द्वार होता है। मतलब बोल रहे हैं कोई भी रचना हो, चाहे आप कोई कहानी पढ़ रहे हो, कोई उपन्यास पढ़ रहे हो, कोई कविता पढ़ रहे हो, तो लेकिन जब उसका आप टाइटल पढ़ते हैं तो वो हमें एक मेन गेट की तरह लगता है। जैसे आप किसी घर में जाते हैं तो जो उसका मेन दरवाजा होता है, ठीक मेन दरवाजे को आप जिस तरीके से देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से कहानी का जो शीर्षक होता है, जो टाइटल होता है, वो मुख्य द्वार की तरह होता है, जिसे देखकर ही अंदर जाने की इच्छा अनिच्छा होती है। मतलब बोल रहे हैं जब हम क्या करते हैं, मेन दरवाजे को देखते हैं तो हमें लगता है कि इस घर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जब हम किसी कहानी, कविता, उपन्यास, इन सारी चीजों के टाइटल के बारे में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये कहानी पढ़ी जाए या ना पढ़ी जाए। आगे लिखते हैं कहानी का शीर्षक पढ़ते ही मन में कौतूहल उत्पन्न हो जाता है कि किसका सिक्का बदल गया है। मतलब बोलते हैं भैया यहाँ पर कि जैसे ही हम कहानी का शीर्षक अर्थात टाइटल को पढ़ते हैं कि सिक्का बदल गया है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर उठता है कि किसका सिक्का बदल गया है। यह प्रश्न जरूर उठता है। शीर्षक से स्पष्ट है भैया कि परिस्थितियां बदल गई हैं, राज्य बदल गया है। मतलब बोले शीर्षक से ही हमें पता चल जाता है कि हमारी परिस्थितियां या फिर किसी की परिस्थिति या फिर राज्य दोनों बदल चुका है। लिखते हैं कि सहायनी को अनुभव हो गया है कि उसे अपना घर द्वार जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ना होगा। सहायनी एक स्त्री है भैया, उसको यह प्रतीत होने लगता है, उसको ऐसा फील होने लगता है कि उसको अपने घर द्वार के साथ साथ अपनी जायदाद को भी भैया क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। कहानी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब क्या भैया? साहिनी घर छोड़कर ट्रक पर बैठ जाती है। मतलब बोल रहे हैं जब कहानी अपने चरमोत्कर्ष मतलब पीक पॉइंट पे भैया जब पहुंचती है तो वहां पर हमें पता चलता है कि जो शाहिनी है वो अपना घर छोड़ करके एक ट्रक पे जाकर के बैठ जाती है।
सिक्का बदल गया है पूर्णतः सार्थक एवं सटीक शीर्षक है। मतलब कह रहे हैं कि अगर इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें जो ये टाइटल देखने को मिलता है कहानी का सिक्का बदल गया है, ये बहुत अच्छे से उस कहानी के ऊपर मैच करता है, उसके लिए एक सटीक टाइटल या सटीक शीर्षक है आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है गुल की बानो कहानी की मूल संवेदना क्या है, आपको यहां पर बताना है। ठीक है, मूल संवेदना के बारे में बताना है कि जो गुल की बन्नो कहानी है, इसकी जो है मूल संवेदना क्या है, यही आपको बताना है। तो आप लिखेंगे इस कहानी में कहीं कहानीकार ने प्रत्यक्षता प्रत्यक्षता स्त्री की उपेक्षा से परिपूर्ण जीवन, मायके लौट आना, रिश्तेदारों एवं समाज से मिली दुत्कार, घेंघा बुआ द्वारा सताया जाना, एकमात्र आश्रय मकान का गिर जाना, सती के घर में आश्रय एवं पति के द्वारा बुलाए जाने पर जाना तथा बदतर जीवन जीना इत्यादि का चित्रण किया गया है। मतलब बोलते हैं कि जब आप गुल की बन्नो की कहानी पढ़ते हैं भैया, तो उसमें आपको क्या एक स्त्री के जो स्त्री की जो आप एक तरीके से कह सकते हैं स्थिति है, उसको एकदम से दिखाएं भैया कि किस तरीके से वो अपना जीवन जीती है। एक लड़की है, वो क्या होती है भैया, वो अपने मायके लौट जाती है। मायके लौटने पर उसके रिश्तेदार, उसके समाज, सभी लोग उसको क्या करते हैं भैया, दुत्कारते हैं। दुत्कारता का मतलब क्या होता है भैया, उसका तिरस्कार करते हैं, उसको बहुत ज्यादा सताते हैं, ताने मारते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। और उसकी एक घेंघा बुआ होती हैं, वो क्या करती हैं भैया, उस लड़की को सताती हैं। और जो उसका एकमात्र घर होता है, मकान होता है, वो भी क्या होता है भैया, गिर जाता है। सती के घर के आश्रय एवं पति के द्वारा बुलाए जाने पर जाना, मतलब बोल रहे हैं सती के घर का उसे आश्रय मिलता है, और जब उसका पति दोबारा बुलाता है भैया, तो वो वापस चली जाती है, और जो उसका बदतर जीवन होता है उसी को जीती रहती है। इसी सभी चीजों का चित्रण आपको देखने को मिलेगा किसमें, गुल की बन्नो कहानी में आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी मूल संवेदना अगर देखें तो यही है। ठीक है, टॉपिक उसका यही है जो आप यहां पर बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आपका बंटी, ठीक है, क्या है भैया, आपका बंटी उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, आपको यहां पर बताना है। तो आप लिखेंगे इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है बड़ों की दुनिया को एक बच्चे की दृष्टि से देखना कैसा प्रतीत होता है। मतलब बोल रहे हैं कि जो बड़े लोगों की दुनिया है, बड़ों का मतलब ये हुआ कि रुपए पैसों में बड़ा नहीं, मतलब कि जो उम्र में बड़े हो गए हैं, अगर उनकी दुनिया को अगर आप एक बच्चे की तौर पर देखते हैं कि छोटे बच्चे के जैसे अगर हम देखें, तो हमें कैसा प्रतीत होगा, वही इस उपन्यास में बताने का प्रयास किया गया है। सबसे बड़ी विशेषता यही है। यह उपन्यास एक साथ कई सारे आयामों को खोलता है। मतलब बोल रहे हैं कि जो ये उपन्यास है, ये एक साथ कई सारे आयाम हैं जिनको हमारे सामने क्या करता है भैया, खोलता है। स्त्री विमर्श के बारे में बताता है, पति पत्नी के बनते बिगड़ते रिश्तों के बारे में बताता है, बाल मनोविज्ञान का एक ऐसा यथार्थ चित्रण भारतीय साहित्य में कम ही देखने को मिलता है। मतलब बोल रहे हैं जिस तरीके से इसमें स्त्री विमर्श के बारे में, पति पत्नी के बनते बिगड़ते रिश्तों के बारे में, साथ ही साथ बाल मनोविज्ञान के बारे में एक यथार्थ चित्रण, आपको इसको पढ़ने के बाद लगेगा कि भैया एकदम सच में जो ये घटनाएं हैं क्या हो रही हैं, घटित हो रही हैं, भारतीय साहित्य में बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि आपको आपका बंटी उपन्यास में देखने को मिलेगा। प्रारंभ में देखने से लगता है कि यह उपन्यास स्त्री विमर्श की दर्शा रहा है। मतलब बोल रहे हैं कि जब स्टार्टिंग में आप इस उपन्यास को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये केवल स्त्री विमर्श को ही हमारे सामने ला करके रख रहा है, उसी के बारे में बता रहा है। लेकिन जब गहराई से देखा जाता है तो यह बताना बहुत कठिन है कि इसकी कहानी माँ की है, माँ बाप की है, या सिर्फ बंटी की है। मतलब बोले जैसे जैसे आप कहानी में आगे बढ़ते हैं, डीप पॉइंट में जाते हैं, तो उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए यह कहानी किसके ऊपर है, तो आप यह नहीं बता पाएंगे कि यह कहानी माँ के ऊपर है, या माता पिता दोनों के ऊपर है, या फिर सिर्फ बंटी के ऊपर है। तो इस तरीके से जो आपका उपन्यास है भैया, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है आपके बंटी की। ठीक है, आपका बंटी नामक जो उपन्यास है, इसकी ये सबसे बड़ी विशेषताएं हैं जो आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछ रहा है, मन्नू भंडारी ने आपका बंटी उपन्यास
में नारी के कितने रूप दर्शाए हैं। मतलब बोल रहे हैं जो मन्नू भंडारी हैं, जो कि इसके लेखक हैं, किसके भैया, बंटी उपन्यास। आपका बंटी जो उपन्यास है, इसके लेखक कौन है, मन्नू भंडारी जी हैं। उन्होंने उस पर क्या भैया, नारी के कितने रूप दिखाए हैं इस उपन्यास के अंदर, तो आप लिखेंगे मन्नू जी ने आपका बंटी उपन्यास में नारी के 3 रूप दर्शाए हैं। कितने रूप बताएं भैया, 3 रूप वहां पर दिखाए हैं। एक और वह स्वतंत्र व्यक्तित्व और एवं आकांक्षाओं से युक्त, ठीक है, सुशिक्षित एवं सुसभ्य नारी है। मतलब बोलते हैं एक और आप देख पाएंगे कि जो वह नारी है वह स्वतंत्र भी है, स्वतंत्र व्यक्तित्व वाली है, आकांक्षाओं से युक्त है, सुशिक्षित मतलब कि पढ़ी लिखी और सभ्य नारी है। दूसरी ओर ममतामयी माता भी है। मतलब दूसरी ओर आप उसे देखेंगे कि वह एक ममतामयी, अपने पुत्र के प्रति उसकी क्या ज्यादा ममताएं बढ़ रही हैं, एक ममतामयी माता भी है। कॉलेज में वह जितनी उम्र प्रिंसिपल है भैया, घर में उतनी सौम्य माता है। मतलब बोल रहे हैं उग्र, उम्र कह रहे हैं उग्र, मतलब बोल रहे हैं जिस तरीके से वो कॉलेज में एक प्रिंसिपल के कुर्सी पर वर्क करती है, मतलब एक प्रिंसिपल होती है कॉलेज में, तो जिस तरीके से अगर आप उसे देखेंगे तो प्रिंसिपल कॉलेज में जिस प्रकार से वह जितना उग्र है, उग्र मतलब कि कठोर जितना है, ठीक उतना ही ममतामयी अगर आप देखेंगे, उतना ही सौम्य वह घर पर आकर के बन जाती है अपने पुत्र के प्रति। ठीक है, लिखते हैं तीसरी ओर देखें तो प्रतिशोध की अग्नि में जलने वाली प्रतिकार की मूर्ति भी है। अगर आप कह रहे हैं कि एक तो उन्होंने बताया कि पहले में आप देखेंगे कि वह स्वतंत्र व्यक्तित्व वाली, आकांक्षाओं से युक्त, सुशिक्षित एवं सुसभ्य नारी है, ये पहली दशा बताते हैं। दूसरी दशा बताते हैं कि वह एक ममतामयी माता भी है, क्योंकि जब वो प्रिंसिपल की गद्दी पर बैठती है, प्रिंसिपल का फर्ज निभाती है, तो वह काफी ज्यादा कठोर होती है, परंतु जैसे ही वह अपने घर पर आती है, अपने पुत्रों के प्रति सौम्य हो जाती है, ममतामयी हो जाती है। वहीं पर तीसरी स्थिति बताते हुए लिखते हैं कि उसके अंदर प्रतिशोध की अग्नि में जलने वाली प्रतिकार की मूर्ति भी है, उसके अंदर प्रतिशोध भी भरा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है आपका बंटी में जो है 3 स्थिति स्त्री की बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्त्री विमर्श के आधार क्या हैं, आपको यहां पर बताना है। ठीक है, जो स्त्री विमर्श आप पढ़ते हैं उसके कौन कौन से आधार हैं, यही आपको यहां पर बताना है। तो आप भैया लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्त्री विमर्श के लिए कुछ आधार निर्धारित करना आवश्यक होता है। मतलब बोलते हैं जब भी स्त्री विमर्श की बात आती है तो कुछ आधार ऐसे होते हैं जिनको निर्धारित करना हमारे लिए क्या हो जाता है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समाज में स्त्री की स्थिति, ठीक है, स्त्री विषयक पारंपरिक मान्यताओं पर पुनर्विचार, पारंपरिक स्त्री संहिता की व्यवहारिक अस्वीकृति, शोषण के विरुद्ध स्त्री का असंतोष एवं आक्रोश, देह मुक्ति, पुरुषवादी वर्चस्व के ढांचे को तोड़ना, स्त्री सशक्तिकरण और सार्वजनिक जीवन में स्त्री की भूमिका आदि को प्रमुख रूप से स्त्री विमर्श का आधार माना जाता है। कितने चीजों को मानते हैं भैया, तो जो पहली चीज आपकी आ जाती है, समाज में स्त्री की स्थिति, स्त्री की जो स्थिति है भैया, इसको क्या भैया, इसको पहला आधार मानते हैं स्त्री विमर्श का। दूसरा आधार बताते हुए लिखते हैं कि स्त्री विषयक पारंपरिक मान्यताओं और पुनर्विचार। मतलब बोल रहे हैं स्त्री से संबंधित जो है कुछ पारंपरिक मान्यताएं हैं जो शुरू से ही आदिकाल से लेकर के मानी जा रही हैं, उनके ऊपर पहले फिर से विचार किया जाता है। दूसरा आधार बताते हैं पारंपरिक स्त्री संहिता की व्यवहारिक अस्वीकृति। फिर तीसरी बताते हैं शोषण के विरुद्ध स्त्री का असंतोष एवं आक्रोश, जो उसका शोषण हो रहा है स्त्री का, उसके प्रति जो स्त्री के अंदर असंतोष भरा हुआ है, जो आक्रोश भरा हुआ है, यह भी एक स्त्री विमर्श का आधार हो जाता है। देह मुक्ति मतलब क्या हुआ भैया, अपने शरीर से मुक्ति पाना, देह से प्राण का अलग हो जाना, यह भी स्त्री विमर्श का ही एक आधार है। पुरुषवादी वर्चस्व के ढांचे को तोड़ना, मतलब जो पुरुषवादी वर्चस्व है, एक तरीके से पुरुषों का जो वर्चस्व आपको समाज में देखने को मिल रहा है, तो उसको तोड़ करके वो सामने आ रहे हैं, ये भी स्त्री विमर्श का एक आधार है। स्त्री सशक्तिकरण एवं सार्वजनिक जीवन में स्त्री की भूमिका आदि को प्रमुख रूप से स्त्री विमर्श का क्या माना जाता है भैया, आधार माना जाता है। इस तरीके से आप यहां पर बता दीजिएगा। अगला प्रश्न यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, स्त्री विमर्श से आप क्या समझते हैं, आपको यहां पर बताना है। तो आप लिखेंगे कि स्त्री विमर्श उस साहित्यिक आंदोलन को कहा जाता है जिसमें स्त्री के अधिकारों एवं उसकी अस्मिता को ध्यान में रखकर उस पर विचार किया गया है। मतलब बोलते हैं कि ऐसा आंदोलन, ऐसा साहित्यिक आंदोलन, ठीक है, जो साहित्य के तौर पे चलाया गया, जिसमें स्त्री के अधिकतर
सॉरी, स्त्री के जो अधिकार हैं उसकी जो अस्मिताएं हैं उनको ध्यान में रख करके उनके ऊपर विचार किया जाता है, उसी को हम स्त्री विमर्श कह देते हैं। ये इस तरीके से आप बता सकते हैं जो साहित्य आंदोलन के द्वारा जो है हमारे सामने लाया गया। हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श छायावाद युग से माना जाता है, मतलब बोलते हैं ऐसा माना जाता है हिंदी साहित्य में कि जो स्त्री विमर्श आपको देखने को मिला या कहाँ से देखने को मिलता है, तो छायावाद युग से ही आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियाँ नारी सशक्तिकरण का सुंदर उदाहरण है। मतलब बोल रहे हैं जब आप महादेवी वर्मा की उनकी एक रचना थी जिसका नाम था श्रृंखला की कड़ियाँ। जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसमें आपको नारी सशक्तिकरण का एक सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है, जिसमें नारी जागरण एवं मुक्ति के सवाल को उठाया गया है। मतलब बोलते हैं जिसमें नारी के जागरण मतलब नारी को जगाया जाता है, और साथ ही साथ मुक्ति के लिए कि हमें इनसे मुक्ति कब मिलेगी, ऐसा नहीं हम बन के काम करें, उसके लिए सवाल भी उठाया गया है। ऐसा साहित्य जिसमें स्त्री जीवन की अनेक समस्याओं का चित्रण हो स्त्री विमर्श कहलाता है। मतलब बोल रहे हैं कि एक ऐसा साहित्य जिसमें स्त्री जीवन की अलग अलग समस्याएं, प्रत्येक समस्याएं, अनेक समस्याएं, सभी का क्या हो भैया चित्रण अगर आपको देखने को मिलता है तो उसी को हम स्त्री विमर्श के नाम से संबोधित कर देते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मनु भंडारी के उपन्यासों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कौन कौन से उपन्यास थे जिन्हें मनु भंडारी ने जो है लिखा है। तो लिखेंगे एक इंच मुस्कान। एक इंच मुस्कान इनका पहला उपन्यास था जो 1961 में आया था, और यह किसके साथ में इन्होंने लिखा था? राजेंद्र यादव जी के साथ में लिखा था। दूसरा आता है आपका बंटी जो कि 1972 में आया था। तीसरा आता है महाभोज जो कि 1979, और चौथा आपका स्वामी आता है जो 1982 में आया था। भैया तो मन्नू भंडारी के इन 4 उपन्यासों को आप सन के साथ साथ, सन मतलब कि वर्ष के साथ साथ किस वर्ष में ये प्रकाशित हुए थे, इनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चंस फालतू का नहीं है। अगला प्रश्न यहां पर आपसे पूछ रहे हैं मन्नू भंडारी की कहानियों के नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे मन्नू भंडारी की सबसे पहली कहानी मैं हार गई, ये पहली कहानी थी। दूसरी कहानी आती है 3 निगाहों की एक तस्वीर। तीसरी आती है यही सच है। चौथा है एक प्लेट सैलाब। पांचवा है आंखों देखा झूठ। आंखों देखा झूठ जो कि एक बाल कहानी है। ठीक है, और उसके बाद छठा बताते हैं त्रिशंकु। ये 6 कहानियां जो है किसने लिखी थी? मनु भंडारी जी ने लिखी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछा जा रहा है कि धर्मवीर भारती की कहानियों का उल्लेख कीजिए। तो आप लिखेंगे मुर्दों का गांव, ये इनकी पहली कहानी थी। स्वर्ग और पृथ्वी दूसरी कहानी। चांद और टूटे हुए लोग, ये तीसरी कहानी। और चौथा बंद गली का आखिरी मकान। बंद गली का जो आखिरी मकान है ये भी धर्मवीर भारती की ही कहानी है। इस प्रकार से आप 4 कहानियों के बारे में बता सकते हैं। 5वीं कहानी यहाँ पर आपसे पूछी जा रही धर्मवीर भारती के 5 यहाँ पर चीजें ही गलत, 5वीं कहानी बोलती है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि धर्मवीर भारती के उपन्यासों का आपको यहाँ पर नाम लिखना है कि धर्मवीर भारती ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, जिसमें आप पहला प्रश्न लिखे, पहला उपन्यास बताएंगे गुनाहों का देवता। दूसरा उपन्यास उनका था सूरज का 7वां घोड़ा। तीसरा उपन्यास था 11 सपनों का देश। और चौथा उपन्यास था इनका प्रारंभ व समापन। इस प्रकार से आप इनके 4 जो है उपन्यासों के बारे में बता सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि धर्मवीर भारती की काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो भैया इनकी काव्य रचनाओं में पहला कौन सा आता है? ठंडा लोहा। दूसरा आता है 7 गीत वर्ष। तीसरा आता है कनुप्रिया। चौथा आता है सपना अभी भी। और 5वां आता है आधंत। और छठा आपका आता है देशांतर। इस प्रकार से धर्मवीर भारती की 6 जो है काव्य रचनाओं के बारे में आप आराम से बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नासिरा शर्मा के उपन्यासों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें से जो पहला उपन्यास उनका था वो था 7 नदियाँ एक समंदर। दूसरा था भैया क्या? सालमली। ठीक है, सामली था कि सालमली था, जो कुछ भी रहा होगा। ठीक है, तीसरा था ठिकरे और मंगनी। क्या था? ठिकरे की मंगनी। चौथा था आपका जिंदा मुहावरे। 5वां था आपका अक्षयवट। छठा था आपका
कुइयां जान, ठीक है, क्या था कुइयां जान। और सातवां आपका था जीरो रोड, क्या था भैया जीरो रोड। तो इस प्रकार से आप जो है 7 उपन्यास को बता सकते हैं। साथ ही साथ 8वां उपन्यास बोल रहे हैं क्या पारिजात, 9वां बोल रहे हैं अजनबी जजीरा, ठीक है, और 10वां आपका बोल रहे हैं कागज की नींव। इस तरीके से आप जो है किसके भैया, ये आप नासिरा शर्मा के उपन्यासों का 10 उपन्यासों का नाम आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है नासिरा शर्मा के कहानी संग्रहों के को बताइए। तो नासिरा शर्मा की जो कहानी संग्रह पहली आती है वो आपकी आती है क्या भैया, वो आती है शामी कागज। दूसरा आता है पत्थर गली। तीसरा आता है संसार। चौथा आता है क्या भैया इब्नेमा इब्नेमेरियन, जो कुछ भी हो, ठीक है। पांचवा आता है आपका सबीना के 40 चोर, सबीना के 40 चोर, ठीक है। छठा आता है खुदा की वापसी। और सातवां आपका आता है इंसाफी, ठीक है। ये 7 हो गए। और 8वां जो आपका आता है दूसरा ताजमहल। 9वां आपका आता है बुत खाना। और 10वां आपका आता है क्या भैया, जहां फव्वारे लहू रोते हैं। यहाँ पर जहां फव्वारे लहू रोते हैं। इस प्रकार से आप नासिरा शर्मा के 10 कहानी संग्रहों के बारे में आप बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कृष्ण सोबती के उपन्यासों का उल्लेख कीजिए। तो कृष्णा सोबती के उपन्यासों का उल्लेख करना है, ठीक है। तो इसमें से पहला उपन्यास आपका जाता है मित्रों मरजानी, ठीक है। उसके बाद सूरजमुखी अंधेरे के। उसके बाद आपकी जिंदगी नामा। फिर उसके बाद आता है आपका कौन सा भैया, चौथा उपन्यास आता है जिसको हम बोलते हैं दिलो दानिश। पांचवा आता है आपका समय सरगम। और छठा आपका आता है गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक, ठीक है। ये आपके 6 उपन्यास जो हैं किसके हो जाते हैं भैया, कृष्णा सोबती के उपन्यास हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं भैया कि डॉक्टर जोशी के चरित्र की विशेषताएं बतानी है आपको यहाँ पर। तो इसके बारे में बताते हुए आप लिखेंगे कि डॉक्टर जोशी का व्यक्तित्व एक गंभीर, सुलझे हुए, समझदार व्यक्ति का है। वह बड़ी से बड़ी समस्या को बड़ी आसानी से सुलझा लेते हैं। वह तटस्थ होकर के भैया क्या शकुन एवं बंटी, कौन भैया, शकुन एवं बंटी की स्थितियों का आकलन करते हैं। उनके चरित्र की विशेषता के रूप में स्पष्टवादिता प्रमुख है। मतलब बोले जो उनका चरित्र है, चरित्र की अगर विशेषता करें तो उसमें स्पष्टवादिता आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। स्पष्ट रूप से सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। वह अपनी हर बात को स्पष्ट शब्दों में और अपेक्षित गंभीरता के साथ कहते हैं। बंटी और माँ शंकुन को समझाते हुए कहते हैं क्या भैया, बंटी और माँ शंकुन को समझाते हुए कहते हैं यह तुम माँ बेटे को हाँ, या तुम माँ बेटे का चूमने चाटने और गले में बाहें डालकर लिपटने वाला जो रवैया है अब सब बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। या ऐसा कौन कहते हैं, तो भैया कौन बोलते हैं, आपके कौन बोलते हैं, डॉक्टर जोशी जी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, अनामिका के स्त्री विमर्श से संबंधित किन्हीं 5 किताबों के नाम लिखिए। तो लिखेंगे भैया उनकी जो अनामिका की पहली किताब थी जो स्त्री विमर्श से संबंधित थी वो थी उत्तर गाथा। दूसरी थी मौसम बदलने की आहट। तीसरी थी आपकी मन मांझने की जागरूकता। चौथी थी स्त्री विमर्श का लोक पक्ष। और 5वीं थी पानी जो पत्थर पीता है, ठीक है। तो ये जो है आपकी क्या भैया 5 ऐसी इनकी क्या थी भैया रचनाएं थी, 5 ऐसी किताबें थी जिनकी किनकी थी भैया, ये अनामिका जी की थी जो स्त्री विमर्श से संबंधित थी। अगला प्रश्न आपसे यहां से पूछ रहे हैं मृणाल पांडे के स्त्री विमर्श की पुस्तकों के का उल्लेख कीजिए। जो मृणाल पांडे हैं उनकी स्त्री विमर्श के ऊपर जो पुस्तकें हैं उनका आपको नाम बताना है। तो आप लिखेंगे परिधि पर स्त्री। दूसरा उन्होंने लिखा है स्त्री जो कि क्या है भैया लंबा सफर, ठीक है। तीसरा लिखते हैं जहां औरतें गढ़ी जाती हैं। चौथा स्त्री कौन सा लिखा उन्होंने, देश की राजनीति से देह की राजनीति तक। और 5वां उन्होंने लिखा है, 5वीं पुस्तक कौन सी लिखी है, ओ अवरी, क्या लिखी है, ओ अवरी, भारतीय स्त्री का प्रजनन और यौन जीवन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है मृणाल पांडे जी ने स्त्री विमर्श के ऊपर
पांच ये पांच पुस्तकें लिखी हैं, पुस्तकों को लिखा है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, स्त्रीवादी पुरुष आलोचकों में अरविंद जैन की स्त्री विमर्श से संबंधित रचना लिखी है। ठीक है, किसकी? स्त्रीवादी जो पुरुष आलोचक हुए हैं उसमें जो अरविंद जैन हैं उन्होंने स्त्री विमर्श से संबंधित कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो आप लिखेंगे औरत होने की सजा, ये पहली पुस्तक है। दूसरी पुस्तक आ जाती है भैया कौन सी? पहली रचना है इनकी, दूसरी रचना आ जाती है बचपन से बलात्कार। ठीक है, और तीसरी आ जाती है औरत अस्तित्व और अस्मिता। ठीक है, औरत अस्तित्व और अस्मिता, ये तीन रचनाएं जो है किसने लिखी थी भैया? अरविंद जैन जी ने लिखी थी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं क्या? गीता श्री की पुस्तकों का नाम उल्लेख कीजिए। तो गीता श्री की जो पहली पुस्तक थी उसका नाम था नागपाश में स्त्री। दूसरा था आपका कौन सा? भावनाओं में मंडी। ठीक है, और तीसरा आपका था स्त्री आकांक्षा के क्या भैया? मानचित्र। इस प्रकार से आप गीता श्री की तीन पुस्तकों के बारे में या तीन रचनाओं के बारे में क्या कर सकते हैं भैया? लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, सिक्का बदल गया कहानी के पात्रों का नाम उल्लेख कीजिए कि सिक्का बदल गया कहानी में कौन कौन से पात्र थे। तो आप लिखेंगे पहली साहनी कौन थी? कहानी का मुख्य पात्र थी। फिर उसके बाद लिखेंगे साहजी। ठीक है, कौन थे? साहजी। फिर शेरा, फिर हसैना, फिर उसके बाद भैया दाऊद खां, फिर उसके बाद बेग पटवारी, फिर उसके बाद जेलदार, फिर रसूली और आपकी नवाब बीबी। कौन थी? नवाब बीबी। ये सभी जो है क्या? सिक्का बदल गया कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, मन्नू भंडारी को किस रचना पर व्यास पुरस्कार मिला भैया? तो एक कहानी यह भी जो है यह किसकी थी? मन्नू भंडारी की एक रचना थी और इसी के ऊपर इनको व्यास पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न पूछ रहे हैं, अपना बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो आपको पता है कौन है भैया? मन्नू भंडारी जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, मन्नू भंडारी ने अपना बंटी उपन्यास कब लिखा था? तो इन्होंने अपना बंटी उपन्यास 1971 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, मन्नू भंडारी द्वारा लिखित महाभोज उपन्यास कैसा उपन्यास है? तो ये कौन सा है भैया? राजनीतिक उपन्यास है। फिर अगला प्रश्न पूछते हैं, मन्नू भंडारी का बचपन का क्या नाम था? तो आप लिखेंगे भैया महेंद्र कुमारी था। क्या था भैया? महेंद्र कुमारी था। तीसरा अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, मन्नू भंडारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आप लिखेंगे 3 अप्रैल 1931 ईस्वी में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भागनपुर गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था भैया? यह आपका मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुर गांव में 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को मन्नू भंडारी अर्थात महेंद्र कुमारी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, मन्नू भंडारी ने अपने पति राजेंद्र यादव के सहलेखन में कौन सी कृति की रचना की थी? तो 1 इंच मुस्कान जो थी ये मन्नू भंडारी के पति थे। क्या नाम था? राजेंद्र यादव था। इन्हीं के साथ मिलकर के 1 इंच मुस्कान लिखी थी जो कि 1961 में इनकी यह रचना जो है क्या हुई थी भैया? प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, मन्नू भंडारी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो लिखेंगे भैया एक कहानी। या भी जो है ये मन्नू भंडारी की आत्मकथा है एक तरीके से, उसमें उन्होंने अपनी कथा को लिखा है जो 2007 ईस्वी में आई थी। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, मन्नू भंडारी के नाटकों के नाम हैं। नाटकों के कौन कौन से नाम है? तो भैया बिना दीवारों के घर पहला नाटक था। दूसरा महाभोज। ये दोनों जो थे क्या भैया? ये दोनों आप इनके जो रचना थी, जो ये दोनों रचनाएं थी मन्नू भंडारी की, या कैसी थी? ये आपकी नाट्य रूपांतर थी, मतलब कि नाटकों में लिखी गई थी। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या नासिरा शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था भैया? तो नासिरा शर्मा जी का जन्म 22 अगस्त 1948 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न फिर आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? ततैया कहानी किसकी है? तो आप लिखेंगे भैया ततैया कहानी किसकी है? ये आपकी नासिरा शर्मा जी की है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, दूसरा ताजमहल किसका कहानी संग्रह है? तो आप लिखेंगे नासिरा शर्मा जी का ही कहानी संग्रह का नाम क्या था? दूसरा ताजमहल था। अगला प्रश्न पूछ रहा है, पत्थर गली। क्या भैया? पत्थर गली किसका उपन्यास है? तो ये किसकी थी? ये नासिरा शर्मा जी की ही जो है क्या थी भैया? यह एक उपन्यास था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है,
कृष्णा शोभती का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आप लिखेंगे 18 फरवरी 1925 ईस्वी को गुजरात में कृष्णा शोभती जी का जन्म हुआ था। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कृष्णा शोभती की मृत्यु कब हुई थी? तो आप लिखेंगे 25 जनवरी 2019 में भैया कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न आप लिखेंगे गुलकी बन्नो, क्या भैया गुलकी बन्नो कहानी में किसकी कहानी है? तो इसमें आप लिखेंगे किसकी है? कुबड़ी गुलकी की कहानी है। कुबड़ी गुलकी की कहानी जो है किसमें बताया गया है? गुलकी बन्नो में बताया गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं गुलकी बन्नो कहानी के पात्रों का नाम लिखिए। तो गुलकी बन्नो में जो है पहले कौन आपके आते हैं? मिरवा। मिरवा कौन है भैया? ये आपके मिहिर लाल जी हैं। फिर घेघा बुआ, फिर आपकी आती है मटकी जो मिरवा की छोटी बहन है, फिर मेवा, फिर उसके बाद मुन्ना बाबू। ये सभी जो है क्या है भैया? गुलकी बन्नो के कहानी के क्या है भैया? पात्र हैं। ये सभी अपना किरदार इसमें निभाते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं गुलकी बन्नो कहानी किस कहानी संग्रह से संकलित है भैया? तो ये बंद गली का जो आखिरी मकान है, इस कहानी संग्रह में ही आपको गुलकी बन्नो के कहानी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। गुल की कहानी आप पढ़ पाएंगे, गुलकी बन्नो की कहानी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं स्त्री विमर्श को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भैया फेमिनिज्म। क्या बोलते हैं? फेमिनिज्म बोलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं वेद, ठीक है, वेद बुक से फेसबुक तक स्त्री पुस्तक के लेखक कौन है भैया? तो ये कौन है? डॉक्टर पुनीत बिशारिया जी हैं। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इन्होंने लिखा था कि वेद बुक से स्त्रियां कहां तक पहुंच गई भैया? फेसबुक तक पहुंच गई हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? तो ये किसकी कहानी है भैया? कृष्णा शोभती की है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं सिक्का बदल गया कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो उसमें है भैया बादलों के घेरे में। अगर आप देखेंगे यह एक कहानी संग्रह है जिसमें आपको सिक्का बदल गया कहानी भी पढ़ने को मिलेगी। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं सिक्का बदल गया में किसका उल्लेख है? तो आप लिखेंगे भारत पाकिस्तान विभाजन के दर्द की बड़ी गहनता से दर्शाया गया है। मतलब जो बोल रहे हैं जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था वहां पर जो दर्द था वो बड़ी गहनता के साथ दिखाया गया है किसमें? सिक्का बदल गया में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि बादलों के घेरे एवं बहने किसका उपन्यास है भैया? तो किसका है? या कृष्णा शोभती जी का है। ठीक है, किसका है? ये दोनों उपन्यास कृष्णा शोभती जी का है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं नासिरा शर्मा को 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास पर दिया गया था? तो भैया किस पर दिया गया था? पारिजात पर जो है इनको क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में किसको दिया था? नासिरा शर्मा जी को दिया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं नासिरा शर्मा को कागज की नींव उपन्यास के लिए कौन सा सम्मान दिया गया था भैया? तो व्यास पुरस्कार दिया गया था जो 2019 में इनको दिया गया था। नासिरा शर्मा को कागज की नींव नामक इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, उसी पर इनको व्यास पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं उपन्यास क्या भैया कुइयां जान के लिए नासिरा शर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भैया यूके का कथा सम्मान नामक पुरस्कार जो है इनको कुइयां जान पर दिया गया था। किसको दिया गया था? नासिरा शर्मा जी को दिया गया था। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं धर्मवीर भारती का जन्म कब और कहां हुआ था? तो आप लिखेंगे 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में धर्मवीर भारती जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? धर्मवीर भारती की मृत्यु कब हुई थी? तो 4 सितंबर 1997 ईस्वी को मुंबई में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं धर्मवीर भारती के उपन्यासों का नामोल्लेख कीजिए। तो इसमें से पहला आता है गुनाहों का देवता जो कि 1949 ईस्वी में आया था, सूरज का सातवां घोड़ा जो कि 1952 ईस्वी में आया था, 11 सपनों का देश और प्रारंभ व समापन। ये सभी उपन्यास किसके थे भैया? धर्मवीर भारती जी के थे। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि अंधा युग नाटक किसका है? तो आप लिखेंगे जो अंधा युग नाटक है वह किसका है? धर्मवीर भारती जी का है। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि अपनी समस्त कहानियों का संकलन सांस की कलम से नाम से किसने लिखा? मतलब बोल रहे हैं जितनी भी कहानियां हैं उनका संकलन किससे लिखा गया है? सांस की कलम के नाम से लिखा गया है। वह किसने लिखा है भैया? धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। गुलकी बन्नो और सावित्री नंबर 2, ठीक है, क्या सावित्री नंबर 2 किसकी कहानियां हैं? तो आप लिखेंगे धर्मवीर भारती जी की कहानियां हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मारीज नंबर 7
और यह मेरे लिए नहीं किसकी कहानियां हैं, तो आप लिखेंगे ये दोनों कहानियां किसकी हैं भैया, धर्मवीर भारती जी की है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं औरतों के लिए औरत किसका कृत्य है, तो ये किसका है भैया, नासिरा शर्मा जी का है। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं हिंदी की पहली महिला कहानीकार का क्या नाम था, क्या नाम है, तो आप लिखेंगे भैया हिंदी की जो पहली महिला कहानीकार हुई हैं उनका नाम जो है क्या है भैया, बंग महिला है। क्या है, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं दुलाई वाली जो है कहानी किसकी है, तो आप लिखेंगे जो है बंग महिला जी की है, श्रीमती राजेंद्र बाला घोष की। ये क्या थी भैया, ये राजेंद्र बाला घोष की जो है क्या थी भैया, पत्नी थी जिनका नाम था बंग महिला। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि इसके अनुसार सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी में प्रथम नारीवाद कहानीकार मानी जाती हैं। मतलब बोल रहे हैं कि कौन से ऐसे लेखक हैं, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग सुमित्रा कुमार सिन्हा जी को हिंदी का प्रथम नारीवाद कहानीकार माना जाता है, तो वो गोपाल राय जी के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि जो सुमित्रा सिन्हा थी वो क्या थे भैया, आपके हिंदी के प्रथम नारीवाद कहानीकार थी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं स्त्री संघर्ष का इतिहास की लेखिका कौन है, तो आपको बताना है राधा कुमारी जी ने ही जो है क्या लिखा था, स्त्री संघर्ष का इतिहास लिखा था। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं भविष्य का स्त्री विमर्श जो है यह किसकी पुस्तक है, तो ये किसकी है भैया, ये जो है ममता कालिया जी की है। किसकी है, ममता कालिया जी की है। ठीक है, ये आप यहाँ पर बता दीजिएगा। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रभा खेतान की स्त्री विमर्श से संबंधित पुस्तकें कौन कौन हैं, तो आप लिखेंगे भैया उपनिवेश में स्त्री उपेक्षा, अलवेयर कामू, ठीक है, और वह पहला आदमी। ये जो सभी पुस्तकें हैं ये किससे हैं भैया, प्रभा खेतान ने लिखी थी, स्त्री विमर्श से संबंधित ये सभी पुस्तकें हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं सती का समय किसकी पुस्तक है भैया, तो सती का समय जो है किसकी है, क्षमा शर्मा की पुस्तक है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है, तो आप लिखेंगे भैया किसकी है, अनामिका जी की यह रचना है जिसका नाम क्या है, स्त्रीत्व का मानचित्र। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं रंजना अरगड़े की पुस्तक का क्या नाम है, तो आप लिखेंगे भैया रंजना अरगड़े की पुस्तक का नाम है कवियों का कवि शमशेर। क्या है भैया, कवियों का कवि शमशेर, यह इनकी पुस्तक का नाम है। फिर आपसे अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि खांटी घरेलू औरत किसकी पुस्तक है, तो आप लिखेंगे ममता कालिया जी की जो है यह पुस्तक थी जिसका नाम था खांटी घरेलू औरत। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं नारी देह के विमर्श किसकी रचना है भैया, तो नारी देह के विमर्श जो है ये किसकी, सुधीर पचौरी जी की रचना है। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि मैत्रेयी पुष्पा के आलोचनात्मक पुस्तकों का नाम लिखिए, तो मैत्रेयी पुष्पा की जो आलोचनात्मक पुस्तक थी उसमें पहला आता है खुली खिड़कियां, दूसरा आता है सुनो मालिक सुनो, और तीसरा आता है भैया कौन सा, तब्दील निगाहें। ये तीन पुस्तकें जो थी मैत्रेयी पुष्पा जी की, ये आलोचनात्मक पुस्तकें थी। ठीक है, आपको यहाँ पर बता देना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कात्यायनी की पुस्तक का नाम है, कात्यायनी के पुस्तक का नाम क्या है भैया, दुर्ग द्वार पर दस्तक। क्या है भैया, दुर्ग द्वार पर दस्तक जो है ये कात्यायनी की पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं नारी देह के विमर्श किसकी रचना है भैया, तो ये सुधीर चौधरी जी की है। औरत होने की सजा किसकी रचना है, तो आप लिखेंगे अरविंद जैन जी की है। राजेंद्र यादव की स्त्री विमर्श की किताबों का उल्लेख कीजिए, तो राजेंद्र यादव जी ने स्त्री विमर्श के ऊपर किताबें लिखते हुए लिखा है, क्या लिखा है कि आदमी की निगाह में औरत उत्तर कथा, उसके बाद उन्होंने लिखा है अतीत होती, क्या भैया, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य। तो इस प्रकार से आप राजेंद्र यादव की स्त्री विमर्श के ऊपर किताबों के बारे में आप आराम से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं आधीन जमीन किसकी रचना है, तो आप लिखेंगे उपेंद्र नाथ अश्क जी की है। स्त्रियां पर्दे में प्रजातंत्र तक किसकी पुस्तक है भैया, तो ये दुष्यंत जी की है। साध्वी, ठीक है, साध्वी सती प्राण अबला का मूल नाम क्या था भैया, तो साध्वी सती प्राण अबला का मूल नाम क्या था, मल्लिका देवी था। क्या था भैया, मल्लिका देवी था। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं साध्वी सती प्राण अबला के उपन्यास का क्या नाम है, तो लिखेंगे भैया क्या है,
सुहासिनी, सुहासिनी है, जो कि कब आया था भैया? 1890 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, कविता का प्रतिसंसार, कविता का प्रतिसंसार किसकी रचना है? तो आप लिखेंगे निर्मला जैन जी का है। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि बचपन से बलात्कार किसकी रचना है? तो आप लिखेंगे भैया अरविंद जैन जी की यह जो है रचना है। फिर आपसे अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, जगदीश्वर चतुर्वेदी की स्त्री विमर्श से संबंधित कौन सी रचना है? तो आप लिखेंगे भैया स्त्रीवादी साहित्य विमर्श जो है ये जगदीश्वर चतुर्वेदी की स्त्री विमर्श से संबंधित रचना थी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हिंदी की पहली महिला उपन्यासकार कौन है? तो आप लिखेंगे कौन है भैया? साध्वी सती प्राण अबला जी हैं। आज का आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मनीषा की किन्हीं दो स्त्री विमर्श से संबंधित पुस्तकों का नाम उल्लेख कीजिए। तो कौन सी हैं? पहला है हम सभ्य औरतें और दूसरा है और औरत अंग। ठीक है, तो ये दो पुस्तकें जो थी वो किसकी थी? मनीषा जी की थी, जो कि स्त्री विमर्श के ऊपर थी। इन दोनों पुस्तकों को आपको याद कर लेना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।